हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड होने वाला है? तो ये टॉपिक हमारा होने वाला है मिड कैप स्टॉक से रिलेटेड जो है वो आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है ना, वो यहाँ पर आपको होगा। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम आज के वीडियो में बेसिकली 3 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन तीनों मिड कैप स्टॉक्स में आपको कॉमन क्या है? तो ये तीनों जो मिड कैप स्टॉक्स है ना, इन तीनों में अभी रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों की तरफ से यहाँ पर हमको फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। दोनों से कहने का मतलब है कि एफआईआई ने भी खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, मतलब दोनों ने साथ में खरीदा है। तो हमेशा से इसको आप एज अ पॉजिटिव पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मिड कैप मतलब मार्केट कैप से कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप वैसे तो आपको 20,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्मल केस में, पर यहाँ पर जो हमने डिस्कशन में लिया है ना, वो आपको 10,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़, तो बहुत बड़ी मिड कैप स्टॉक जो साइज में जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, वैसा मैंने यहाँ पर आपको डिस्कशन में नहीं लिया है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से आप टॉपिक देख सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है बेस्ट 3 मिड कैप स्टॉक्स वेयर एफआईआई एंड डीआईआई इंक्रीज देयर होल्डिंग्स इन रीसेंट क्वार्टर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाकर के एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है मिड कैप स्टॉक्स को बिल्कुल पूरी तरह से वाइप आउट कर देते हैं। उनकी नज़र में आने वाले टाइम में जो पैसा बनेगा वो आपको सिर्फ स्मॉल कैप से, सिर्फ माइक्रो कैप से बनेगा, उनको ऐसा लगता है। हालांकि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि मिड कैप स्टॉक जो है कंपेरेटिवली वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप होते हैं ना, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है, हाईली रिस्की होता है, वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके अर्निंग्स वॉलेटाइल होते हैं, उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और यहाँ पर पंप एंड डंप का जो रिस्क है ना, ऑपरेटर जो आपको पता होगा कि ऑपरेटर किसी भी स्टॉक को जब वो पंप करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर आपको हाई प्राइस पर ट्रैप होते हैं। उसके बाद में ऑपरेटर जब इसको डंप करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक जो है ना, एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप उस स्टॉक में ट्रैप होकर के रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आपको माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मिड कैप आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है ना कि मिड कैप का जो बैलेंस होता है वो बिटवीन आपको ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस जो है वो हमको देखने को मिलता है। देखिए, आपको पता है कि स्मॉल कैप जो है होता है वो ग्रो करता है फास्ट बट आर रिस्की, वॉलेटाइल होता है, अर्निंग वीक, बैलेंस शीट हमको देखने को मिलता है। वहीं कंपेयर टू लार्ज कैप अगर आप देखेंगे तो स्टेबल होता है, बट वहाँ पर ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो ऑलरेडी वहाँ पर आपको मैच्योर बिजनेसेस हमको देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ आपको आती है वो आपको मिड कैप स्टॉक आता है। साथ ही साथ मिड कैप में यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिड कैप सिट इन द स्वीट स्पॉट, दे स्टिल हैव रूम टू ग्रो लाइक द स्मॉल कैप बट विद बेटर स्टेबिलिटी लाइक लार्ज कैप। इसमें आपको दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया, ट्रेंड जैसे ऑप्शन है, स्टॉक्स है जिन्होंने पहले स्मॉल कैप थे, फिर मिड कैप हुए, मिड कैप से भी ये लार्ज कैप की तरफ आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना मिड कैप स्टॉक के केस में कि इनका जो बिजनेस फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी प्रूवन बिजनेस मॉडल है, मतलब पिछले काफ़ी लंबे समय से वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस मॉडल उनको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ में मैनेजमेंट का डायरेक्टली इंटरेक्शन वगैरह जो है रिटेल इन्वेस्टर के साथ में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में होते रहता है। तो मैनेजमेंट उनका काफ़ी प्रोफेशनल रहता है। कैश फ्लो आपको वहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है मैक्सिमम कंपनीज के केस में। और साथ ही साथ में मार्केट शेयर जो है आपको वो सेक्टर में होल्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है मान लीजिए जो क्या करती है, तो स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो अगर वो एक मिड कैप स्टॉक है तो ये आप मान के चलिए कि वो मिड कैप स्टॉक जो है ना आपको कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इस बिजनेस का वो मार्केट शेयर आपको होल्ड करके रखेगी इंडिया में, चाहे वो आपको 10% हो, 20% हो। तो इससे क्या होता है कि आपको बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में बेटर रिटर्न पोटेंशियल वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा होता है मिड कैप में, क्योंकि उनके पास में आपको हिस्टोरिकली डेटा रहता है, लास्ट 5 to 10 ईयर में स्टॉक ने आपको कैसा परफॉर्म किया है, ये सारा डेटा आपके पास में होता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना तो इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना जो कि आपको मिड कैप स्टॉक में एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप में आपको जो देखने को नहीं मिलता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी कि मिड कैप स्टॉक में आपको एफआईआई जरूर देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा,
और जब कभी भी किसी भी स्टॉक में एफआई एंड डीआई होते हैं तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमको देखने को मिलता है, और ये शो करता है कि एक हायर विजिबिलिटी और इंप्रूव होता है उससे लिक्विडिटी स्टॉक का, तो इससे भी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होता है। तो मिड कैप स्टॉक को आप कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेस वोलेटाइल होता है देन स्मॉल कैप, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये स्मॉल कैप जो है वो फॉल करता है शार्पली, 20% का लोअर सर्किट देखने को मिलता है, और पास्ट में हमने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक जब रैली करते हैं तो ज़बरदस्त रैली करते हैं, और उनमें जब करेक्शन आता है तो बहुत ह्यूज करेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में जो मिड कैप स्टॉक होता है वो आपको एक लेस वोलेटिलिटी, आपको स्टेबिलिटी यहां पर प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली मेरा कहने का समझाने का मतलब था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हमारा डिस्कशन जो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता है कि अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम बेस्ट Q2 रिजल्ट जो है पर्टिकुलर स्मॉल कैप स्टॉक को लेकर के हम बनाएं या फिर पर्टिकुलर माइक्रो कैप को लेकर के बनाएं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। और हमने इससे पहले भी Q2 के रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जहां पर हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों को हमने इंक्लूड किया था, और तीनों को मिला करके हमने टोटल 10 स्टॉक डिस्कस किया था। तो अभी हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि 10 सेपरेटली स्मॉल कैप स्टॉक, 10 सेपरेटली आपको माइक्रो कैप स्टॉक। तो सिंपली आपको कमेंट में 1 लिखना है, और 1 के साथ आपको SC लिखना है, यानी कि आप स्मॉल कैप मुझे समझ में आएगा, माइक्रो कैप के लिए इंटरेस्टेड है तो 1 के साथ आप माइक्रो कैप या फिर MC लिख सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बाकी सेकंड टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमने अभी येस्टरडे ही वीडियो बनाया था, जो भी हमने प्रमोटर के बाइंग से रिलेटेड हमने स्टॉक बनाया था, जहां पर हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया था जहां पर प्रमोटर की ह्यूज बाइंग हुई थी। अब अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आने वाले टाइम में माइक्रो कैप में अगर आप इंटरेस्टेड है, माइक्रो कैप स्टॉक जो जहां पर प्रमोटर की तरफ से ह्यूज बाइंग हुई है, तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिख सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को भी फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम जरूर इसको एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अब अगर आप आगे बढ़ेंगे हमारे इस लिस्ट में जो पहली मिड कैप स्टॉक यहां पर निकल के आ रहा है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड। देखिए, ज्योति CNC ऑटोमेशन कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी जो है क्या करती है। तो ये कंपनी CNC मशीन्स, जो कि कंप्यूटर न्यूमेरिकली जो कंट्रोल मशीनें होती हैं, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे कि जो मशीनिंग का जो काम होता है ना, अगर आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो क्रैंक शाफ्ट लगता है, कैम शाफ्ट लगता है, मशीनिंग के लिए एरोस्पेस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में जो है ना मशीनिंग पार्ट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इन मशीनिंग पार्ट्स को बनाने के लिए बिल्कुल प्रिसाइज आपको वर्क करना होता है। ठीक है, और ये जो प्रिसाइज वर्क है वो किसके हेल्प से होता है? तो वो आपको CNC मशीन के हेल्प से होता है। अब जब CNC मशीन के हेल्प से होता है तो CNC मशीन की डिमांड जो है वो आपको ऑब्वियसली हमको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनी जो कि CNC मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक ज्योति CNC, उनका बिजनेस जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कंपनी यहाँ पर 10% का मार्केट शेयर आपको होल्ड करती है मार्केट इंडिया में। देखिए, यहां पर कंपनी ने बताया भी है कि ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड इट्स वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ CNC मशीन, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन। दीज मशीन्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया। इंजीनियरिंग पर्पसेस से जो है जो प्रिसाइज मेटल के पार्ट्स बनाना होता है ना, वहां पर हमको CNC मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। बाकी जो ज्योति CNC है वो क्या करती है? तो ये मशीन जो है वो आपको CNC मशीन की डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, और उसको सेल करती है, और उसके हेल्प से कंपनी जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। मेनली कंपनी 3 टाइप के जो मशीन्स होते हैं वो कंपनी आपको बनाती है, जिसमें आपको टर्निंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा, मशीनिंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा। टर्निंग सेंटर बेसिकली क्या होता है ना कि राउंड पार्ट को अगर आपको बनाना है ना, तो उसमें आपको टर्निंग CNC मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स जैसे कि आपको इंजन के अंदर में जो वॉल्व हेड वगैरह होता है, जो पिस्टन वगैरह होता है, वो सब आपको यहाँ पर बनाया जाता है। और मशीनिंग सेंटर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होते हैं ना, उनको बनाने के लिए मशीनिंग सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। और 5 एक्सेस मशीन्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप के CNC मशीन्स है जिसको कंपनी बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब कंपनी कौन कौन से सेक्टर को सर्व करती है? तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है कंपनी के लिए वो ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी वाले जो स्टॉक्स है ना, क्योंकि जितने भी कोई भी 2 व्हीलर बनता है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी अगर बनता है ना ऑटोमोबाइल, तो उसमें आपको पता है कि मोर देन आपको 1000 से ज़्यादा पार्ट्स हमको देखने को मिलता है। अभी जो इतने सारे पार्ट्स हैं उसको CNC मशीन की हेल्प से ही बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एरोस्पेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डिफेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था, मेडिकल इक्विपमेंट आने वाले टाइम में इसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इसकी वजह से भी CNC मशीन्स की डिमांड जो है वो हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है? तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कंपनी का, वो CNC मशीन्स को बेच करके आता है। उसके बाद कंपनी मशीन बेचने के बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है, वहाँ से भी कंपनी का बिजनेस आता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है इंटरनेशनल क्लाइंट को, वहाँ से भी रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको ज्योति CNC के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप एट ए ग्लांस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है 1989 में आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी।
कंपनी के पास में 200 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग कैपेसिटी का, अलग अलग साइज़ का हमको देखने को मिलता है। कंपनी इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सीएनसी मशीन्स की। कंपनी के फॉरेन सब्सिडी वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा एंड टर्की में हमको देखने को मिलता है। कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, 2 प्लांट आपको इंडिया में है। कहाँ पर है? तो राजकोट गुजरात में देखने को मिलेगा, और एक प्लांट जो है कंपनी का वो आपको स्ट्रासबर्ग करके फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पर आपको कंपनी का प्लांट देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि कंपनी की जो मशीन, अभी तक कंपनी ने कितने सीएनसी मशीन जो है ग्लोबली कंपनी ने इंस्टॉल किया है, तो टोटल आपको 1,35,000 मशीन्स कंपनी अभी तक इंस्टॉल कर चुकी है। और इंस्टॉल कैपेसिटी जो है कंपनी का वो आपको 6,000 मशीन्स पर एनम का है इंडिया में, और 121 मशीन जो है ये जो फ्रांस वाला जो प्लांट है कंपनी का, वहां से हमको देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो 4,412 करोड़ का है। इस ऑर्डर बुक के बारे में फर्दर हम आगे वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आप कंपनी का पूरा जर्नी देख सकते हैं। 1991 से कंपनी ने कैसे स्टार्ट किया, उसके बाद में अभी कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया था न्यू मशीन्स मॉडल, जो कि अलग अलग टाइप के मॉडल वगैरह जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। लास्ट ईयर ये कंपनी लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में। Q1 की अगर आप बात करेंगे तो Q1 में कंपेरेटिवली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। 410 करोड़ का रेवेन्यू आया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13.4% का ग्रोथ देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 71 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में शार्प जंप हमको 40% से ज़्यादा का देखने को मिला। और ये जो ज़बरदस्त जंप है ना नेट प्रॉफिट में, वो क्यों आया है, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा मार्जिन, जिसके बारे में आगे हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बाकी द कंपनी इज करंटली ऑपरेटिंग एट अ क्लोज टू 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड दिस मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू फाइनेंशियल ईयर 26 ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो एंड पेंडिंग एग्जीक्यूशन यहां पर कंपनी के पास में है। तो कंपनी का जो करंट अभी यहां पर अगर आप बोलेंगे ना कि कंपनी के पास में कितनी सीयू क्या है, सीयूएफ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 75% है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी यहां पर अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर रही है। और जो कंपनी का जो यहां पर तुमकुर मशीनिंग टूल पार्क है, जो कर्नाटका से कंपनी को 20 एकर्स ऑफ लैंड मिला है, वहां पर कंपनी अपना कैपेक्स करेगी, बिजनेस को फर्दर एक्सपांड करते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी यहां पर आप देख सकते हैं कि करके हुरोन करके कंपनी है, ये जो कि टेक्नोलॉजी बैकबोन है, आपको यहां पर इंटरनेशनल कंपनी है, इसके साथ में कंपनी ने टाई अप वगैरह भी किया हुआ है। बाकी फर्दर अगर आप देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में कंपनी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। एआई रिलेटेड आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। 140 एम्प्लॉय है कंपनी के पास में आर&डी में। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी आपको फाउंड्री से लेकर के मशीन शॉप बिल्डिंग से लेकर के शीट मेटल यूनिट से लेकर के आपको पेंट शॉप सारा चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। असेंबली यूनिट वगैरह कंपनी का नीचे है। और फर्दर जो कंपनी का स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, जो आपको इंडिया में जो राजकोट वाला जो प्लांट है वो टोटल आपको कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, कितना स्क्वायर मीटर लैंड है, वहाँ पर कैपेसिटी कितना है, तो 6,000 मशीन्स पर एनम की कैपेसिटी है। और फ्रांस वाला जो प्लांट है वो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मेन इंडस्ट्री जो है कंपनी के लिए वो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल हमको देखने को मिलेगा, और डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये 3 इंडस्ट्री एक तरह से बोल सकते हैं कि कोर इंडस्ट्री है कंपनी की। बाकी जो अदर इंडस्ट्री है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। बाकी फर्दर कंपनी का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 12 स्टेट से यूनियन टेरिटरी ऐड कर देंगे तो टोटल आपको 13 निकल के आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे ग्लोबल कस्टमर्स वगैरह, तो ग्लोबल कस्टमर बेस भी कंपनी का है। मोर देन 60 कंट्रीज में यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेसेस को कर रही है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लेकर के यूरोप के रीजन में आप देख सकते हैं, चाइना में भी कंपनी ने अपना बिजनेस किया है, और यहाँ पर आपको कनाडा में भी कंपनी की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बाकी कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर आपको एयरबस से लेकर के टाटा से लेकर के, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े नाम है। वॉल्वो आप देख सकते हैं, BMW है, ऑडी यहाँ पर आपको क्लाइंट में है, वॉक्सवैगन, अशोक लेलैंड, मैक्सिमम जो है ना वो आपको ऑटोमोबाइल क्लाइंट जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाइटन है, हैवल्स है, शक्ति पंप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, L&T है, JSW कंपनी का क्लाइंट में है। बाकी CG पावर आप देख सकते हैं। तो क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, और अलग अलग इंडस्ट्री से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी में। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, यानी कि जो मशीन टूल इंडस्ट्री है ना, वो आने वाले टाइम में इंडिया में आपको कैसे ग्रो करेगा, ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया अभी करंटली यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करता है। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा जो है यहाँ पर आपको ग्लोबल मशीन टूल से रिलेटेड निकल के आ रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो वर्ल्ड में जो टॉप 10 कंट्रीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको कंज्यूम करती है मशीन टूल को, तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो आपको नंबर 6 पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का ओनली 4% जो है वो आपको कंज्यूम करता है। वहीं अगर आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना कि टॉप 10 प्रोड्यूसर कंट्री कौन कौन सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको चाइना जो है बिल्कुल बेटर पोजीशन होल्ड करता है, 33% आपको कंजम्पशन है।
32% का प्रोडक्शन है। तो बिल्कुल एक बैलेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं कंपेयर टू इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया प्रोडक्शन के मामले में जो है ना वर्ल्ड में 9th पोजीशन पर देखने को मिलता है। ओनली 2% प्रोडक्शन है कंपनी का। और वहीं कंपेरेटिवली कंजम्पशन देखेंगे तो कंजम्पशन 4% है, यानी कि अभी भी इंडिया में डिमांड आपको काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो इस वजह से आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी जो कि इस डिमांड एंड सप्लाई के बीच के गैप को फुलफिल करेगी, उसको यहाँ पर डायरेक्ट हमको फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी के लिए और क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है, तो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर निकल के आ रही है। जो गवर्नमेंट बड़े स्केल पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है ना, 29% के CAGR से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रो करेगा। 30% का जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का टारगेट जो है 2030 तक गवर्नमेंट ने जो रखा है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा उतना ज़्यादा जो है मशीन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पर उतना ज़्यादा CNC मशीन हमको लगते हुए देखने को मिलेगा। सेम आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर के केस में देख सकते हैं, सेम आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से, सेम आपको एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आपको बेटर ऑप्शन है कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर समझने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी सिर्फ अपने बिजनेस को अभी रोक नहीं रही है। कंपनी जैसा मैंने बोला था ना कि डिमांड सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है इंडिया के लिए, और उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी यहाँ पर ह्यूज कैपेक्स भी कर रही है। नया आपको सब असेंबली बना रही है, न्यू सब असेंबली लाइंस लगा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कैपेसिटी इन्हांसमेंट कंपनी का हो रहा है कितना, तो अभी जो करंट इन्हांसमेंट है 6000 मशीनिंग पर एनम कंपनी की कैपेसिटी है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको कंपनी आने वाले सितंबर 2026 यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर में बढ़ा करके 10,000 मशीन्स पर एनम का एडिशनल कैपेसिटी कंपनी लेके आ रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में कंपनी इसके लिए 20 एकर्स का लैंड जो मैंने आपको बताया था तुमकुरू मशीन टूल पार्क में, यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को मिला है। और कंपनी ये जो 20 एकर्स का लैंड है इसको खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा वो आपको इंटरनल एक्यूरल और आपको डेट के मदद से आपको लेने वाली है। अभी कंपनी के ऊपर में करंट डेट जो है वो आपको अराउंड 500 करोड़ देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा कैपेक्स भी कंपनी कर रही है। फर्दर कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने बताया था। टोटल आपको 4412 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, और काफ़ी हेल्दी एंड वेल डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक है। मतलब किसी एक सेगमेंट के ऊपर में पूरा डिपेंडेंसी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास में पहले जो ऑर्डर बुक था लास्ट क्वार्टर में 4346 करोड़ था। नए ऑर्डर कंपनी को मिले 451 करोड़। ऑर्डर कंपनी ने एग्जीक्यूट किया वो आपको 385 करोड़। इस वजह से जो अभी करंट ऑर्डर बुक है वो आपको 4412 करोड़ देखने को मिल रहा है। और ये जो ऑर्डर बुक है वो आपको बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्री से देखने को मिल रहा है। एरोस्पेस में आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, 39%। आपको जनरल इंजीनियरिंग देख सकते हैं, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट से भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से देखेंगे तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक यहाँ पर कंपनी के पास में मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर समझना होगा। देखिए अब अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि कंपनी आपको रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ये शो करेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्चुअल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 929 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 1338 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके 1818 करोड़, यानी कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ हमको दिखाया है। और अगर आप यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे ना तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर आपको 36% का सेल्स ग्रोथ है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में 44% का जो है ना सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कंपनी ने आपको दिखाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी कंपनी ने 25% का ग्रोथ दिखाया था इससे पहले साल में। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ठीक है रेवेन्यू में तो कंपनी ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया है, उससे ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ जो है ना वो आपको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। और वो आप देख सकते हैं एक समय पर कंपनी 5 करोड़ के लॉस में थी, उसके बाद डायरेक्ट 151 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बढ़ करके डबल हुआ और ये आपको 316 करोड़ हमको देखने को मिला। तो इंप्रेसिव तरीके से प्रॉफिट आपको डबल किया कंपनी ने। और यहाँ पर इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो आपको मार्जिन है। पहले कंपनी का मार्जिन कितना था 22%, अभी कंपनी का मार्जिन कितना है तो 27%। तो 5% का मार्जिन में ग्रोथ आया। ऊपर से कंपनी ने रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त वर्क किया। इस वजह से रिसेंट ईयर में जो है ना वो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट डबल यहाँ पर होते हुए देखने को मिला। पर जो सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ है ना वो आपको 23 to 24 के बीच में। ये इतना शार्प ग्रोथ क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय कंपनी का जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, ओनली 8% का मार्जिन कंपनी के पास में था। तो मार्जिन सीधा सीधा ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स से ग्रो किया। इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो आपको इतना मैसिव ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो इसको आप ज़रूर समझिएगा। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो जैसा मैंने बोला था कि स्मॉल कैप नहीं है बट आपको मिड कैप 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और ROE एंड ROC देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है 21 एंड 24%। बाकी अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 62.6% की होल्डिंग जो है यहाँ पर आपको प्रमोटर होल्ड करती है। एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो ये नंबर आपको 62.55 देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो 62.55% होल्डिंग है ये कांस्टेंट है,
मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं बेचा है। अब आपको ये जानना है कि एफआईआई की होल्डिंग और डीआईआई की होल्डिंग दोनों कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो एफआईआई की होल्डिंग वो आपको 7.46% से बढ़ करके 9.91% हमको देखने को मिला, यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2.5% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर एफआईआई ने वो इंक्रीज किया है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड के केस में बताऊं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है लास्ट क्वार्टर में 10.33% थी, वो अभी आपको कितना हो गया, तो वो आपको अभी बढ़ करके 12.90%, यानी कि यहां पर भी अगर आप देखेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 2.5% की होल्डिंग आपको म्यूचुअल फंड ने भी इंक्रीज किया है। तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब देखिए प्रमोटर ने बेचा नहीं, एफआईआई ने भी खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, तो बेचा किसने, तो यहां पर पब्लिक की होल्डिंग डिक्लाइन हुई है। और पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी पहले, तो पहले ये आपको 19.68% थी पब्लिक की होल्डिंग, जो कि अभी घट करके कितनी हो गई है, तो अभी ये घट करके 14.63%, यानी कि सीधा सीधा आपको जो 5% का होल्डिंग जो डिक्लाइन हुआ है पब्लिक का, वो आपको यहां पर एफआईआई और डीआई ने खरीदा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पब्लिक की होल्डिंग डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अगर इस केस में मानते ना कि आपको प्रमोटर ने बेचा, एफआईआई डीआई ने खरीद लिया, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशन के पास में जा रहा है, पर ज़्यादा अच्छा आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उससे बेटर ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट रहे और पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर जाए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी डेट अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का डेट है कंपनी के पास में, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है कंपनी के पास में। वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है पी के हिसाब से, हालांकि पेग रेशो के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक यहां पर आपको अंडर वैल्यू हमको देखने को मिलेगा। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई जिसके बारे में हमने बात किया। देखिए सेकंड स्टॉक जो है वो आपको पेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड। एक्जो नोबेल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बोला कंपनी का जो बिजनेस है वो पेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, पेंट्स को सेल करना। कंपनी का खुद का ब्रांड है डुलक्स करके, इसके ब्रांड के बेस पर जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। और आपको बता दूं कि जो पेंट इंडस्ट्री है ना, आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इंडिया में जो सबसे टफ कंपटीशन वाले जो इंडस्ट्री है ना, हाईली कंपिटिटिव इंडस्ट्री जिसको अगर आप बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको पेंट इंडस्ट्री, आपको अगर टॉप 5 लिस्ट अगर आप निकालेंगे ना तो ये इंडस्ट्री आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाईली नेक टू नेक कंपटीशन रहता है इस सेक्टर में। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी आपको क्या करती है, तो सीधी सी बात है, एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड इट्स अ लीडिंग पेंट एंड कोटिंग कंपनी। ये जो इंडस्ट्रियल कोटिंग होती है ना, इसकी भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। इट्स अ कंपनी बिहाइंड द फेमस ब्रांड जिसका नाम है डुलक्स पेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया था। कंपनी का मेनली 2 सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। पहला आपको डेकोरेटिव पेंट होता है। डेकोरेटिव पेंट कहाँ पर यूज होता है, तो ये आपको घरों में, ऑफिसेस में, बिल्डिंग्स में इसको यूज किया जाता है और इसके लिए कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स पेंट में इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा कंपनी का एक सेकंड सेगमेंट भी है। सबसे पहले डेकोरेटिव पेंट का वर्टिकल अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं, कंपनी ने दिखाया है। और सेकंड जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल कोटिंग है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, चाहे आपको ऑटोमोटिव हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, मशीनरी हो, फर्नीचर वगैरह हो, इसके ऊपर में जो पेंट लगाया जाता है ना उसको हम कोटिंग बोलते हैं। और ये कोटिंग भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कोटिंग का जो मेन पर्पस होता है क्या होता है, तो मेटल को आपको रस्ट नहीं आना चाहिए, जंग उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, कोई डैमेज नहीं हो, इसके लिए हम पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है कंपनी के लिए। कोटिंग वर्टिकल यहाँ पर आप सारा चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी ने नए नए यहाँ पर आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि नया नया कंपनी ने इसमें इनोवेशन वगैरह भी आपको किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है ना वो आपको बेसिकली एक नीदरलैंड की कंपनी है एक्जो नोबेल एनवी करके, उसकी ये आप एक जो पेरेंट कंपनी ये है और इसकी सब्सिडी के फॉर्म में बोल सकते हैं जो इंडिया में इसके नाम से कंपनी आपको बनती है। और इस कंपनी बेसिकली ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ में इनोवेशन एंड रिसर्च एक्सपर्टीज भी कंपनी के पास में है। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस था रिसेंट क्वार्टर में, क्योंकि मैंने बोला था कि हाईली कंपिटिटिव इंडस्ट्री है, इस वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ग्रोथ फेज में तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो है 4% से डाउन हुआ। B2B का जो बिजनेस है वो सस्टेन हुआ है, हेल्दी ऑर्डर है, पर B2C जो है ना वो आपको बिल्कुल म्यूट हो चुका है। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि रियल एस्टेट को बेच करके कंपनी को आया है। डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी ने अभी आपको मेंटेन करके रखा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। Q1 कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी डिक्लाइन हुआ है, एबिटा भी देखेंगे तो उसमें भी हमको अच्छा खासा डिक्लाइन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। B2C का जो बिजनेस है कंपनी का वो डिक्लाइन क्यों हुआ, तो उसके पीछे कंपनी ने बताया है कि स्ट्रेस ड्यू टू म्यूटेड डिमांड एंड कंपिटिटिव इंटेंसिटी, इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑन रेवेन्यू डेवलपमेंट। यहाँ पर कंपनी बोली है कि आने वाले टाइम में कंपनी इसको रेवेन्यू में आपको यहाँ पर रिव्यू वगैरह जो जरूर करेगी, पर देखते हैं जो आने वाले टाइम में और क्या होता है। हालांकि इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट है
जिसको आगे इसमें हम डिस्कस जरूर करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्लांट है वो कौन कौन से लोकेशंस में है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको ग्वालियर में, बेंगलुरु में, थाने में और हैदराबाद में कंपनी का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू सोर्स अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली पेंट इंडस्ट्री है, तो जो मेन सोर्स कंपनी का आएगा वो आपको डेकोरेटिव पेंट को बेच करके, इंडस्ट्रियल कोटिंग को बेच करके और एक्सपोर्ट करके, और उसके अलावा पेंट की जो सर्विसेज वगैरह होती है, जो कलर कंसल्टेंसी वगैरह जो कंपनी ऑफर करती है, उससे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आता है। बाकी अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा न्यूज़ जो मैंने आपको बोला था ना कि कंपनी से रिलेटेड निकल के आ रहा है, वो क्या है, तो वो है जेएसडब्ल्यू पेंट। आपको पता होगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नंबर, मतलब इंडिया के लीडिंग ग्रुप में अगर आप इसको बोलेंगे ना, तो ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े जेएसडब्ल्यू का एनर्जी है, जेएसडब्ल्यू का सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू का स्टील है, बड़े बड़े यहाँ पर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो उसी जेएसडब्ल्यू जो पेंट है ना, वो यहाँ पर बेसिकली इस कंपनी का 74% स्टेक जो है वो आपको एक्वायर करने जा रही है। अब सीधी सी बात है, जब बड़ा ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो बिजनेस में हमको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा सीजी पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, और इसको जब मुर्गप्पा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था तो बिल्कुल इसकी जो किस्मत है वो एक तरह से बदल गई थी। तो हालांकि ऐसा मैं बिल्कुल मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एक्विजिशंस वगैरह होते हैं वो कभी कभी कंपनी के फेवर में बहुत स्ट्रांगली जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनी ने आपको बताया अपने बारे में, ये जो एक्विजिशन है वो कितना रुपये होगा, तो 8,926 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पर आपको रखा गया है। 22 टाइम्स आपको EV टू EBITDA यहाँ पर रखा गया है। एक्जोनेबल के बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर यूटिलाइज पावर ऑफ द डुलक्स ब्रांड, कंपनी ने अभी तक इसको ज़्यादा आपको यूटिलाइज नहीं किया है। बाकी जेएसडब्ल्यू पेंट ये आपको 2019 में लॉन्च हुआ था, पार्ट ऑफ $23 बिलियन जेएसडब्ल्यू ग्रुप से ये बिलोंग करती है, और ये भी आपको डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट में कंपनी काम करती है। द एक्विजिशन पोजीशन आपको जेएसडब्ल्यू एज अ सीरियस चैलेंजर इन इंडियाज फास्ट ग्रोइंग पेंट मार्केट में टू ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम एक्मो नोबल टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप इन कोटिंग, क्योंकि कंपनी जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो कंपनी आपको यहाँ पर जो एक्जो नोबल, इससे यहाँ पर जेएसडब्ल्यू पेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए क्या क्या है, तो रैपिड ग्रोथ आपको आ रहा है इंडिया में हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इससे कंपनी को यहाँ पर फायदा हो सकता है। राइजिंग डिमांड आ रहा है फॉर प्रीमियम पेंट्स के लिए, तो ये अर्बन एरिया से, जो शहरों एरिया से, यहाँ से कंपनी को फायदा होगा। बाकी अभी इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव प्रोडक्शन जो है वो आपको बढ़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, तो यहाँ से भी कंपनी को फायदा हो सकता है, क्योंकि नए पेंट्स की डिमांड जो है वो आपको आ सकती है। बाकी जो एक्विजिशन को जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेएसडब्ल्यू पेंट इज एक्वायरिंग अप टू 74.76% ऑफ एक्जो नोबल इंडिया इंक्लूडिंग द डुलक्स ब्रांड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8,986 करोड़, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया था। ये ओपन ऑफर से होगा। साथ ही साथ में कंपनी ने जो है ना एक्वायर करने वाली है रिमेनिंग पब्लिक शेयर, जो पब्लिक के पास में जो रिमेनिंग शेयर्स है ना उसको भी कंपनी खरीदेगी। कितने में, 3,926 करोड़ में, और उसके साथ साथ टोटल जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको 12,915 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। और इसको लेकर के कंपनी को यहाँ पर जो CCI है, यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ऑलरेडी इस डील को अप्रूव कर चुका है। और इसके साथ साथ में विच विल मेक द जेएसडब्ल्यू पेंट द 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन पेंट इंडस्ट्री। एक्जो नोबल विल कंटिन्यू एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टू द कंबाइंड आपको एंटिटी अंडर अ रॉयल्टी एग्रीमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो कंपनी जो एक्जो नोबल है वो आपको यहाँ पर कंपनी को टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगी, और जेएसडब्ल्यू पेंट जो है वो आपको 4th लार्जेस्ट प्लेयर आपको बन जाएगा ये एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह भी आया था उससे रिलेटेड, जब ये एक्विजिशन का न्यूज़ आया था कि जेएसडब्ल्यू पेंट टू एक्वायर एक्जो नोबल इंडिया इन 12,915 करोड़, डील टू बिकम 4th लार्जेस्ट प्लेयर। सेम आपको अलग अलग न्यूज़ जो है वो आपको दिया हुआ है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है जेएसडब्ल्यू पेंट के कि वो आने वाले टाइम में वो आपको इंडिया में नंबर 1 पोजीशन जो है वो आपको होल्ड करेंगे। इसको लेकर के कंपनी का जो CEO है उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको निकल के आया था। अभी करंटली अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, 60-62 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। और रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। 3,800 करोड़ से 3,962 करोड़, उसके बाद ये आपको 4,091 करोड़, तो एक बहुत डिसेंट ग्रोथ है। और इसको आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4% है, यहाँ पर आपको 3.2% है, तो बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल ग्रोथ है, फ्लैट परफॉर्मेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि एक्विजिशन के बाद कंपनी आपको कैसा परफॉर्म करती है ये जानना आपके लिए एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 335 करोड़ से बढ़ करके 427 करोड़, और 427 करोड़ से बढ़ करके 430 करोड़। मार्जिन्स में भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है। मार्जिन आपको इंटैक्ट है, 16% का मार्जिन पर कंपनी पहले भी थी, लास्ट ईयर भी, और अभी भी कंपनी 16% के मार्जिन के ऊपर में ही हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो सबसे इंटरेस्टिंग है कंपनी के फंडामेंटल। यहाँ पर अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, 32.3% का ROE है, 41.6% का आपको ROC देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है।
वहीं अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास में 69.8% की होल्डिंग है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले कितनी थी, तो पहले आपको बता दूं कि 74.76% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास में थी। प्रमोटर ने अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचा है और प्रमोटर ने भी बेचा है और पब्लिक ने भी बेचा है और इसको एफआईआई ने काफ़ी इनकैश किया है। एफआईआई की होल्डिंग पहले आपको 3.70% थी जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया इस क्वार्टर में, तो ये आपको 7.97% हो गया। वहीं सेम अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड के केस में बताऊं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पहले लास्ट क्वार्टर में 8.56% थी, अभी ये बढ़ करके कितना हो गया है, तो अभी ये बढ़ करके 13.77% हो गया। मतलब 5% जो है म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है और यहाँ पर 4% के आसपास जो है, 4% से ज़्यादा जो है वो आपको जो एफआईआई है उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। हालांकि प्रमोटर ने 5% बेचा है, पर जो मेन जो बेचा है ना वो यहाँ पर पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी डाइल्यूट हुई है। पब्लिक की होल्डिंग एक समय पर लास्ट क्वार्टर में 12.98% हमको देखने को मिल रहा था, जो कि अभी घट के कितना हो गया है, तो अभी ये घट के 8.5% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो 4% के आसपास यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है, 5% के आसपास यहाँ डाइल्यूट हुआ है, यानी कि प्रमोटर और पब्लिक ने बेचा है, एफआईआई और डीआई दोनों ने खरीदा है। अब सीधी सी बात है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो एफआईआई डीआई जो है अपनी होल्डिंग को वो आने वाले टाइम में आपको ये बढ़ते हुए भी देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट देखेंगे तो नेग्लिजिबल डेट है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द कंपनी। 15,000 करोड़ की कंपनी के लिए 62 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है पी के हिसाब से, पर पेग रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के केस में एक्विजिशन के बाद ये कंपनी आपको कैसा परफॉर्म करती है उसके ऊपर में काफ़ी सारा जो सिनेरियो है वो आपको डिपेंड होने वाला है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए थर्ड कंपनी की बात करते हैं जो कि काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको मार्केट को टैकल करती है और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मार्केट है वो बहुत रैपिडली इंडिया में आपको ग्रो कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो HFFC इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इट्स मेन वर्क इज टू गिव होम लोन टू पीपल हु वांट टू बाय बिल्ड एंड रिनोवेट देयर होम। मतलब अगर आप अपने घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं, घर को अगर आप बनाना चाहते हैं, घर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। और होम लोन का सीधी सी बात है, जब कंपनी लोन मिले देगी तो कंपनी इंटरेस्ट लेगी और ये जो इंटरेस्ट आएगा उसी से कंपनी का प्रॉफिट होता है और इसी से ये जो बिजनेस है वो आपको ग्रो करता है। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी टारगेट किसको करती है, तो जो बड़े बड़े जो कंपटीटर हैं इसके कंपनी के, उसके कंपेरिजन में कंपनी जो है मिडिल एंड लोअर इनकम जो फैमिली होती है ना, जो सैलरीड एम्प्लॉय होती है, उनको कंपनी यहाँ पर आपको टैकल करती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हु आर इट्स कस्टमर, तो इसमें आपको सैलरीड इंडिविजुअल से लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का बिजनेस या रेवेन्यू कैसे आता है, तो ऑब्वियसली कंपनी आपको जो लोन देती है वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उसी से कंपनी का प्रॉफिट आता है। ये सारा डेटा कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया है। वर्किंग स्टाइल कैसा है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि जितनी भी कंपनी इस सेक्टर में काम करती है ना, होम लोन सेक्टर में, उसमें ये कंपनी सबसे ज़्यादा फास्ट है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी है। सिर्फ आपको 48 आवर के अंदर में कंपनी जो है आपका लोन्स वगैरह जो है वो तुरंत आपको क्लियर करके दे देती है। तो 2 डेज़ का यहाँ पर टाइम दिया गया है। बाकी जो ट्रेडिशनल बैंक है वहाँ पर आपको यूजुअली 7 से लेकर के 10 दिन का टाइम लगता है, उसके कंपेरिजन में ये कंपनी काफ़ी फास्ट है। और बाकी ब्रांच नेटवर्क देखेंगे तो कंपनी के पास में 12+1 यानी कि 13 इंडियन स्टेट्स में कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। मेन फोकस जो है कंपनी का टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में आपको बढ़ रहा है। और अब अगर आप यहाँ पर कंपनी के ऊपर आएंगे तो होम फर्स्ट ये कंपनी क्या करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को मिला करके 13 है, जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस है। 142 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी इंडिया में आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। 362 टच पॉइंट है कंपनी के, 158 ब्रांचेस है कंपनी के पूरे इंडिया में। सबसे इंटरेस्टिंग है कि कंपनी ने अभी तक कितने कस्टमर्स को कंपनी ने टच किया है, तो टोटल आपको 1,23,672 कस्टमर्स के साथ कंपनी बिजनेस कर चुकी है। 90% लोन अप्रूवल जो है कंपनी का वो आपको विद इन 48 आवर के अंदर होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि अगर आपको पता होगा, अगर आप कभी लोन लेने गए हैं तो ये लोन का प्रोसेस है वो काफ़ी हसल फ्री होता है, मतलब आपको विथ हैसल होता है। तो उसको जो भी कंपनी ज़्यादा स्मूथ करते जाती है, जितनी जल्दी लोन देगी तो वो कंपनी का बिजनेस में भी इंपैक्ट करता है और इससे कस्टमर का भी जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको काफ़ी बढ़ता है। बाकी कंपनी का जो AUM वगैरह देखेंगे यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो $1,586 मिलियन का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको 33 लेंडर्स कंपनी के पास में है। लिक्विडिटी वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग रेशियोज वगैरह है वो यहाँ पर कंपनी ने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो जो मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में ये अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट आपको क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसी सिटीज़ जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो सिटीज़ है ना वो आपको इंडिया में बढ़ रही हैं।
मतलब अगर आप देखेंगे पास्ट में अगर आप जाएंगे तो 2000 के समय जो है ना, ऐसी सिटी जो कि 1 मिलियन के जो पॉपुलेशन थी वो ओनली यहाँ पर आपको 30 थी, 30 सिटीज़ थी इंडिया में। फिर ये बढ़ते बढ़ते 2025 में 30 से बढ़ करके 56 हो गया, और 2030-35 आते आते ये बढ़ करके 65 सिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा सिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको पॉपुलेशन आएगा। जब पॉपुलेशन ज़्यादा आएगा तो हाउसिंग की डिमांड आएगी, और उस केस में यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और सेम इसको आप जो है ना, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो बोरोवर्स की जो एज है, यानी कि एक टाइम था जब अगर आपको मनी लेना है या फिर लोन लेना है तो आपको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। आप 35, 40 ये एज पर लोग नॉर्मली लोन लेना पसंद करते थे, पर अभी जो है ना ये बहुत तेज़ी के साथ में ये एज आपको डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि 35 एक समय पर था, फिर ये घट के 30 हुआ, और अभी आपको 30 आ गया है, और आने वाले टाइम में जो है ना ये और भी ज़्यादा डिक्लाइन पर जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितना लोग कम एज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो इससे कंपनी का बिजनेस काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। बाकी अर्बन पॉपुलेशन जो है, एक समय था जब इंडिया जो है बोला जाता था कि इंडिया गांव में रहने वाला देश है, यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं, जो 70% पॉपुलेशन है इंडिया की वो आपको विलेजेस में रहती है। पर अभी ये सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ में चेंज हो रहा है। लोग आपको जॉब्स के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ के ऊपर में। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 1990 का जो डेटा है ना, उस समय इंडिया में ओनली 17.9 पॉपुलेशन जो है वो आपको 17.9% पॉपुलेशन वो आपको सिटीज़ में रहती थी। पर ये धीरे धीरे जो डेटा है वो रिसेंट के ऊपर अगर आप पाएंगे तो 2023-25 बढ़ते बढ़ते ये सीधा सीधा आपको डबल होते हुए देखने को मिला, 37.4%। और ये 2030 आते आते 40%, मतलब इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो है वो हमको सिटी में रहेगा। सिटी में रहेगा तो जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन हाउसिंग का जो डिमांड है वो हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है ना, यहाँ पर आपको टिकट साइज वगैरह देखेंगे, क्योंकि कंपनी कितना लोन देती है तो बहुत छोटा हाउसिंग लोन, जैसे आपको $6,000 से लेकर के $30,000 यहाँ पर कंपनी का टिकट साइज है। यानी कि जो कंपनी लोन वगैरह आपको प्रोवाइड करती है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मार्केट है, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये हिस्ट्री इसकी काफ़ी स्ट्रांग है। आपको 2015 से 2025 के बीच में ये इंडस्ट्री 15.5% के CAGR से ग्रो किया था। उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो $140 बिलियन का था, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में, यानी कि 2030 आते आते ये जो मार्केट है ना, जो अभी आप करंटली $140 बिलियन का देख रहे हैं, ये आपको बढ़ करके $250 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा $110 बिलियन का मार्केट में ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड CAGR देखेंगे तो पहले ये आपको 10.1% था, अभी ये आपको बढ़ करके 12% होने वाला है। तो दोनों तीनों पॉइंट से देखेंगे, चाहे आप इसको हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट सेक्टर के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर इसका जो एवरेज साइज है उसके हिसाब से देखें, डिमांड देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव सिनेरियो है जो ओवरऑल इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पुश करेगा। बाकी फर्दर देखेंगे तो कंपनी के लिए अच्छी बात क्या है कि कंपनी का जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर में है, एक हाई डिमांडेड सेगमेंट इंडिया में है, क्विक एंड डिजिटल लोन प्रोसेस है कंपनी का, पेपर वर्क देखने को नहीं मिलता है, फास्टर अप्रूवल है विद इन 48 आवर में, लो NPA है। ये सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है कि कोई भी कंपनी जो कि फाइनेंस सेक्टर में वर्क करती है, चाहे लोन हो, NBFC बैंक हो, NBFC हो, उसका आपको एक डेटा जरूर देखना है कि उसका NPA कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। करंटली कंपनी का जो नेट NPA अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको ओनली 1.40% है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इन लोन बुक में कंपनी का जो है AUM में ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिला है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर कंपनी जो लोन देती है अगर वो रीपे नहीं होता है तो NPA बढ़ सकता है। बाकी इंटरेस्ट रेट अगर आपको RBI की तरफ से कुछ चेंज होता है तो वहाँ से आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो सकता है। बाकी कंपटीशन कंपनी को काफ़ी टफ फेस करना पड़ रहा है। जो बड़े ग्रुप है जैसे कि HDFC हो गया, आवास फाइनेंसर हो गया, एप्टस वैल्यू हाउसिंग हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो जो बड़े ग्रुप है इनकी तरफ से एक टफ कंपटीशन कंपनी के पास में है। पर उसके बावजूद भी कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखाई है। पास्ट के कुछ सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। अब अगर आप एक्चुअल में कंपनी के नंबर्स के ऊपर आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है 796 करोड़ का रेवेन्यू था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 1157 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके 1539 करोड़, यानी कि कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ अपने रेवेन्यू में यहाँ पर हमको दिखाया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 33% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 45% देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर भी 34%, इससे पहले भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। तो एक अच्छा ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 26 का जो है ना कंपनी ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया, क्योंकि Q1 में कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था जब कंपनी ने 454 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो और Q2 के भी नंबर अभी रिसेंट टाइम में आने वाले हैं।
जैसा भी नंबर आएगा, अगर बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो क्वार्टर 1 अच्छा आया है, क्वार्टर 2 अगर अच्छा आता है तो फाइनेंशियल ईयर 26 भी कंपनी के लिए वो आपको ज़बरदस्त हो सकता है। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शानदार है, 228 करोड़ से बढ़कर के 306 करोड़ और 306 करोड़ से बढ़कर के 382 करोड़। तो मार्जिन्स वगैरह भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले ये आपको 36% था लास्ट ईयर, अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, पर अभी भी 34% के मार्जिन पर कंपनी खड़ी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। तो इसको आप कहीं से भी नेगेटिव मार्जिन या फिर आप वीक मार्जिन नहीं बोल सकते। बाकी फंडामेंटल पर आएंगे तो साइज में उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आरओई एंड आरओसी कंपेरेटिवली बेटर नहीं है एज कंपेयर टू एक्जो नोबल या ज्योति सीएनसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आरओई आरओसी वीक है। हालांकि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है ना, वो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या डेटा निकल के आएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो ओनली 12.4% है। अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि 12.4% तो बहुत वीक होल्डिंग है, और बिल्कुल करेक्ट बात है, प्रमोटर की इतनी कम होल्डिंग कहीं से भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस कंपनी में जो है ना पब्लिक की मतलब एफआईआई डीआई की होल्डिंग मिला देंगे ना तो वही आपको 60% से ज़्यादा निकल के आता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर जो ध्यान दे सकते हैं। बाकी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं किया है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 12.43 था, अभी 12.4 हुआ, तो 0.0304 ऐसा होल्डिंग जो है वो चेंज हुआ है। बाकी जो मेन चेंज आया है वो आपको डीआईआई में आया। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ ना तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 21.89% से बढ़ करके सीधा 28.84, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7% के आसपास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड ने वो इंक्रीज़ किया है। तो 28.84% यानी कि 29% की होल्डिंग जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास में है। और वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई के पास में पहले जो होल्डिंग थी वो आपको 37.1% थी, और अभी ये होल्डिंग कितनी हो गई है, तो अभी ये बढ़कर के 39.9%, यानी कि आपको यहाँ पर एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। और एफआईआई की भी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 39% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सीधा 70% तो नहीं 68% की होल्डिंग जो है आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के पास में है। और उसके साथ साथ अगर आप पब्लिक का प्रमोटर का ऐड कर देंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग निकल के आएगा, क्योंकि प्रमोटर ने बेचा नहीं है। जो खरीदा है किसने खरीदा है, जो यहाँ पर आपको 7 और +2 9% की जो होल्डिंग चेंज हुई है 9-10%, वो किसके तरफ से, तो पब्लिक की तरफ से। पब्लिक की होल्डिंग एक समय पर 28.51% थी, अभी ये होल्डिंग जो है वो घट करके कितना हो गया, तो अभी ये होल्डिंग घट करके 18.78% हो गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि प्रमोटर ने नहीं बेचा है, एफआईआई ने खरीदा है। किससे खरीदा है, तो पब्लिक से खरीदा। बाकी डेट वाले इसमें आप मतलब फाइनेंस वाली कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही डेट लेना डेट देना है। तो यहाँ पर आपको डेट को ध्यान से नहीं देखना है, डेट टू इक्विटी कोई मैटर नहीं करता है। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में, क्योंकि यहाँ पर पीई के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। वहीं पेग रेशियो के हिसाब से भी अगर आप स्टॉक देखेंगे ना तो 1.12 आपको पेग रेशियो है, जो कि शो करता है कि ओवर वैल्यूएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको टोटल 3 स्टॉक थे, तीनों कंपनी में यहाँ पर एफआईआई डीआई दोनों ने मिल करके अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तीनों आपको मिड कैप स्टॉक है, बिल्कुल स्टार्टिंग मिड कैप आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से है। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।